अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ और मेरा घर मेरी जन्नत के नाम से खुसूसी ट्रांसमिशन में मैं हूं हुमा मलिक। और मैं हूं यासिर रहमान। और इस ट्रांसमिशन का मकसद जो अब गाए बगाए आपसे शेयर भी करते हैं वो ये है कि कोविड-19 के ख़िलाफ़ जो जंग जारी है उस पर ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना, मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ, मुख्तलिफ फील्ड से जो लोग हैं उनके एनालिसिस आपके साथ शेयर करना। और यकीनन पाकिस्तान टेलीविज़न अपने तय कोशिश कर रहा है कि एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जिसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल सके, जिसके अंदर आपको प्रिकॉशनरी मैयर के हवाले से जो इक़दामात लिए जाने चाहिए वो भी मिल सकें, और किस हद तक अमल दरामद हो रहा है जो हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन हो रहा है उस हवाले से भी आपको आगाह किया जा सके। अच्छी बात यह है कि मजमूई तौर पर अगर देखा जाए हुमा तो लॉकडाउन की जो पासदारी है वो की जा रही है, लेकिन जैसे जैसे ये स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला सामने आया है हमने देखा कि शहरों में जो मेन रोड्स हैं, मेन हाईवेज़ हैं, उसकी जो ट्रैफिक है उसमें ज़्यादा इजाफा हो गया है। इसी तरीके से जो शायद उसकी वजह ये भी हो सकती है कि रमज़ान की आमद है, लोगों के जहनों में ये भी है कि बाद में ये ऐसा प्रॉब्लम ना हो जाए, सप्लाई एंड डिमांड का इशू किसी किस्म का क्रिएट हो जाए, तो ज़्यादा रश जो है इस हवाले से भी देखने में आ रहा है। जो स्टोर्स हैं वहाँ पर भी ज़्यादा रश देखने में आ रहा है। वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको ऑब्ज़र्व किया जाए, उस पर अमल दरामद किया जाए। मैं एक निजी बेकरी का देख रहा था सदर में भी और इस्लामाबाद में भी कि वहाँ पे उन्होंने बड़ा आइडियल तरीके से इस पर अमल दरामद किया है, अपने स्टाफ को प्रॉपर्ली ट्रेनिंग दी है, उनको मास्क और ग्लव्स उनके पास हैं और वो माइक के थ्रू अपने जो कस्टमर्स हैं बेकरी में आने वाले उनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं और उन्होंने निशान लगाए हुए हैं। अच्छा। बहुत मुझे अच्छा लगा कि मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँ कि वजूहात की वजह से हम नाम नहीं ले सकते उनका, लेकिन वहाँ पर उन्होंने प्रॉपर निशानात लगाए हैं और वो निशान जैसे जो बेकरी में मौजूद अफराद हैं वो बाहर निकलते हैं तो वो दूसरे अफराद जो हैं उन्हें मौका दिया जाता है। मेरे ख्याल ये जो बिजनेस प्रैक्टिस है और मैंने सारा ऑब्जर्व करने के बाद मुझे ये सामने चीज आई कि इस पर कोई बहुत ज्यादा लागत भी नहीं आती, लेकिन आप कितनी जानों को बचाते हैं और खुद भी अपने आप को बचाते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर किसी बिजनेस कंसर्न, किसी स्टोर के अंदर से कोई एक केस भी सामने आता है तो एक स्टिग्मा लग जाता है कि जी इस केस, इस स्टोर से या इस बेकरी से या इस खाने पीने की जो अशिया का जो स्टोर है वहां से अगर एक केस भी निकलता है तो काफी अर्से तक लोग नहीं जाएंगे। तो ये बिजनेसमैन के लिए भी, रिटेलर्स के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि वो खुद से ऐसे इक़दामात करे और उस पर सख्ती से अमल दरामद कराए उन लोगों को जो मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ से उसके पास आते हैं एज ए कस्टमर, कि वो उस पर अमल दरामद करें। अगर नहीं करेंगे तो उसका नुकसान न सिर्फ बिजनेसमैन को होगा बल्कि कंज्यूमर को भी होगा। बिल्कुल, और मैंने तो ये देखा है यासर कि कुछ बेकरीज के बाहर तो बाकायदा क्यूज बनाई गई हैं, 1 बाय 1 वो बेकरी के अंदर भेज रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखा जाए और ज्यादा इंटरेक्शन ना हो सके। तो ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात है और हम सबको जो है वो मिलकर इसके हवाले से जो है हुकूमत के साथ ताउन करना है ताकि हुकूमत जाहिर सी बात है हमारे अच्छे के लिए, हमारे भले के लिए, हमारे मफाद के लिए ही ये सब इक़दामात कर रही है। अगर आपका ताउन हासिल होगा तो ही इन पर बेहतर तरीके से अमल दरामद हो सकेगा। और सोशल डिस्टेंसिंग आपने हरगिज नहीं छोड़नी। अगर हम इस पर काबू पा भी लेते हैं तब भी आपने सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना है। और लॉकडाउन में अगर नरमी की बात की जाए तो लॉकडाउन में आपको मालूम होगा कि मंगल को WHO की जानिब से कहा गया है कि अगर लॉकडाउन में नरमी की गई तो इस साल में वबा को बढ़ावा मिल सकता है। बिल्कुल, अब उसमें यकीनन ये देखने की जरूरत है कि अगर आप नरमी करते हैं तो उसकी नौयत क्या होगी। क्या आप नरमी बिजनेसेस के हवाले से करते हैं, स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ को खोलने के हवाले से करते हैं, और उसके बाद फिर ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप नरमी करें ये बिजनेस एवेन्यूज़ जो है वो लोगों के लिए ओपन हो या इंडस्ट्रीज ओपन हो और लोगों को रोजगार मिले, तो उसके साथ साथ मॉनिटरिंग भी हो और ये भी देखा जाए कि किस इंडस्ट्री से मुंसलिक लोगों के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जैसे जैसे कैपेसिटी टेस्टिंग की इंक्रीज़ हो रही है, अनफॉर्चुनेटली हमारे केसेस भी बढ़ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली जो अमवात की तादाद है उसमें भी ज़्यादा इजाफा हो रहा है और जो केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं वो भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है देखना। जैसे कल वज़ीर आज़म ने जब बात कर रहे थे कौम से और वो डिटेल शेयर कर रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया इस मखमसे का शिकार है कि हमें अगर लॉकडाउन नहीं खोलेंगे तो लोग गुर्बत से मर जाएंगे, लोग भूख से, अफलास से मर जाएंगे,
लॉकडाउन खोलते हैं तो बीमारी ज़्यादा फैलती है। तो एक दरमियाना रास्ता इख्तियार करके जो हुकूमत ने, जो बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता था, हुकूमत ने उसके ज़रिए मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को खोला है ताकि जो रोज़गार के मौके हैं लोगों को मिल सकें। जो दिहाड़ीदार है, जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, जो सुबह घर से इस कोशिश और इस ख्वाहिश के साथ निकलता है कि उसे कोई मजदूरी मिल जाए और वो शाम को अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर जाए, उसके लिए ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन और काविशें शुरू हो रही हैं। और ये वजह है कि एहसास जो राशन पोर्टल है उसको भी इजरा किया गया। इससे पहले जो एहसास कैश के हवाले से बात की गई और इसको बिलियंस ऑफ रुपीस जो हैं वो डिस्पर्स हो चुके हैं। इस वक्त हमें बताया जा रहा है कि माहिर माशियात डॉक्टर फरीदा फैसल साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने पीटीवी न्यूज़ पर इस स्पेशल ट्रांसमिशन में हमें वक्त दिया है। फरमाइएगा डॉक्टर साहब, फरमाइएगा, हम बात कर रहे हैं यकीनन ये जो कोविड-19 है इसका जो इम्पैक्ट है सिर्फ लोगों की सेहत पे नहीं पड़ रहा, लोगों की माशरत पे नहीं पड़ रहा, बल्कि मईशत पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में। पाकिस्तान को किस तरह से आप देखती हैं कि कितना इम्पैक्ट पाकिस्तान पे एज कम्पेयर टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज अभी तक पड़ चुका है और पड़ सकता है, और वो क्या क्या इक़दामात हैं जिन्हें हमें इख्तियार करने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी मईशत का पहिया चलाए रखें? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम अपनी मईशत पर देखें तो पहले से भी कुछ हमारे मसाइल थे मईशत के, ठीक है, और हमें कुछ मसला था कि कर्जा जार का बोझ बहुत ज्यादा था, और उसके अलावा भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बैलेंस के कुछ मसाइल हमें पहले से चल रहे थे। तो हमारे वसाइल जो हैं वो कम थे, तो उस हिसाब से ये है कि हमारी वल्नरेबिलिटी ज्यादा थी, और हमारे लिए ये बहुत ही बड़ा और मुश्किल मरहला था और बहुत कड़ा वक्त था। और मेरा ख्याल में कि खराज तहसीन पेश करना चाहिए हमें हुकूमत को भी, और मैं बात कर रही हूँ कि वफाकी हुकूमत को भी और सूबाई हुकूमतों को भी, कि उन्होंने कम वसाइल में रहने के बावजूद बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया है। और मैं अभी आपकी ये ऑनलाइन स्काइप मीटिंग अटेंड करने से पहले एक मीटिंग अटेंड कर रही थी विद द एम्बेसडर ऑफ जर्मनी। आपको पता है जर्मनी का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है, तो वो ये कह रहे थे कि उन्होंने हमारा काम होते हुए देखा है पाकिस्तान में, और वो बहुत इम्प्रेस्ड हैं, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है। तो जो कुछ किया जा सकता है वो किया जा रहा है। कैश ट्रांसफर्स का हमारा जो एहसास प्रोग्राम है बेहतरीन तरीके से वो चल रहा है। जिस तरीके से हमने अपनी तामीरात की इंडस्ट्री दोबारा से खोली है वो बेहतरीन काम किया है, और मेरा ख्याल में कि जितना मतलब कम से कम नुकसान हो सके मईशत को, उसकी कोशिश की जा रही है कि उसी तरीके से मैनेज की जाए, और आई थिंक अच्छी तरीके से काम चल रहा है। ठीक है, ये बताइएगा डॉक्टर फरीदा साहिबा कि पाकिस्तान के रेमिटेंसेस या फॉरेन एक्सचेंज या एक्सपोर्ट्स के इन्फ्लो में जो वैक्यूम पैदा हो रहा है, आप समझती हैं कि इसको किसी तरीके से कवर हो पाएगा ये? देखिए, पहली बात तो ये कि आपको पता होगा कि आजकल एक बहुत बड़ा ऑयल की प्राइस जो है एकदम बहुत ज्यादा डिप्रेस गिरावट का शिकार है। तो हम जो थे हमें फायदा जो है वो ये हुआ है कि क्योंकि हम एक नेट इंपोर्टर हैं ऑयल के और पेट्रोलियम के, तो पेट्रोलियम में यकीनी तौर पे हमें फायदा होगा, और ये सही वक्त है कि हम अपना जो एनर्जी मिक्स है उसको ठीक कर लें। तो पहली बात ये कि इंपोर्ट के अंदर वहां हमें कमी होती हुई नजर आती है, और इंटरनेशनली भी चीजों की प्राइसेस कम हो रही हैं, लेकिन खतरा ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स भी उसी तरीके से कम होंगी और रेमिटेंसेस कम होंगे। तो ये कुछ खतरात हैं, और इसका अंदाजा लगाते हुए मेरा ख्याल में कि हमें अपनी चंद इंडस्ट्रीज को खोलना पड़ेगा और रिवाइव करना पड़ेगा। और इसमें आई थिंक कि स्टेट बैंक ने जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट को कम किया है वो एक बड़ा अच्छा रिलीफ मिलेगा हमारी इंडस्ट्रीज को। इसी तरह जो हमारे छोटे कारोबार हैं उनको भी जो है वो एक रिलीफ पैकेज उसके लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बीइंग एन इकोनॉमिस्ट आपका एनालिसिस इस पर क्या कहता है कि स्टेट बैंक ने 9% एसपीपी डिस्काउंट रेट या पॉलिसी रेट पे स्टेट बैंक इसको ले आया है? डू यू रियली थिंक कि 9% इज़ इनफ एक बिजनेस के लिए जो कि एक्सपोर्ट में भी चैलेंजेस का सामना कर रहा है, जिसकी कंज्यूमर लोकल मार्केट में भी जो डिमांड है वो कम हो गई है,
जिसकी ऑपरेशनल कॉस्ट कंसिस्टेंट है, कांस्टेंट है, वो कम नहीं हो रही, क्योंकि जब प्रोडक्शन हो रही है जैसे भी है सिलसिला वो चलता रहेगा, तो इस पॉलिसी रेट को मजीद रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा लोग अगर फाइनेंसिंग लेते भी हैं तो उनकी फाइनेंसिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा ना हो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो और इंटरनेशनली हम कंपेटिटिव ना हो। योर टेक सर। जी, मेरा ये ख्याल है कि देखें, जो पॉलिसी रेट है उसके बहुत सारे दूर रस जो है वो उसके असरात होते हैं। पहले तो देखिए, पॉलिसी रेट का असर होता है करेंसी की वैल्यू के ऊपर भी, ठीक है। हमने करेंसी की वैल्यू को अपने रैशनलाइज्ड रखना है। डॉलर की वैल्यू जो है वो ये ना हो कि एज कंपेयर टू द रुपी एकदम तेजी से बढ़ना शुरू करते, वो बहुत नुकसान होगा। तो जिन हालात से दुनिया और पाकिस्तान गुजर रहा है, इसमें अगर एक सडन राइज या फॉल, दोनों चीजें जो हैं वो इकोनॉमिस्ट एडवाइज नहीं करते। तो मेरा ख्याल में कि जो भी कदम लेना है उसको सोच समझ के आहिस्ता आहिस्ता लेना चाहिए। पहले देखें कि अच्छा, आपके ख्याल से बीइंग एन इकोनॉमिस्ट इस रेट को कितना आना चाहिए कि ये हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी के लिए स्टिमुलस के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, ताकि अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट भी हो, लोगों के पास पैसा भी आए और अपना कारोबार भी कर सकें? देखिए, सिर्फ इंटरेस्ट रेट से लोगों के पास पैसा नहीं आएगा। यहाँ तो हमें स्टिमुलस पैकेजेस देने पड़ेंगे, जिसके अंदर कि हम इंडस्ट्री को स्पेशल थोड़े दौरानिए के लिए बहुत कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर पैसा मुहैया करें। लेकिन प्लीज ये समझ लें कि पॉलिसी रेट का होना और स्टिमुलस पैकेज का होना, ये दोनों चीजें एक नहीं है। वो स्पेशल स्टिमुलस के पैकेज होगा जो मेरा ख्याल में कि छोटी सन्नतों के लिए अलग होगा, बड़ी सन्नतों के लिए अलग होगा, और उसके चंद शरायत होंगी और वो कुछ महीने के लिए होगा। लेकिन पॉलिसी रेट का काम ये होता है जी कि वो बहुत सारी चीजों को देख रही होती है। देखिए, महंगाई की शरह भी जो है वो भी पॉलिसी रेट के साथ एसोसिएटेड होती है। तो हमें स्टिमुलस पैकेजेस के अंडर ऐसी इकदामात लेने होंगे जो कि हमारी लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट हो। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि एक बाहर के मुल्कों में एक स्पेशल सर्विस होती है, स्पेशल पैकेज होता है, इसे फर्लो बोलते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि वो लोग जो कि हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर जिनकी एम्प्लॉयमेंट हो, उनको बजाय निकालने के आधी जो उनकी तनख्वाह है वो हुकूमत देती है। जी, रिटेंशन, उसको फर्लो बोला जाता है कि आधे पैसे जो हैं वो हुकूमत दे रही होती है और आधे पैसे जो है वो इंडस्ट्री दे रही होती है, क्योंकि इन द शॉर्ट रन अदरवाइज ये लोगों की जो है ये इस तरीके से उनकी जॉब्स चली जाती हैं, उनकी रोजगार चली जाती है, तो उसको बचाने के लिए तो इस तरह के स्पेशल पैकेजेस, देखें, ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड हालात हैं। हम इसको कभी भी उससे कंपेयर नहीं कर सकते जो कि मेरा ख्याल में दिसंबर से पहले के हालात थे या हमारे मुल्क में फरवरी से पहले के हालात थे। दुनिया बदल चुकी है, इसलिए हमें हर चीज जो है वो मेरा ख्याल में कदम फूंक फूंक के रखना चाहिए। एकदम पॉलिसी रेट को बढ़ा देना या घटा देना ठीक कदम नहीं है। और मेरा ख्याल में कि जो इस वक्त जिस तरीके से स्टेट बैंक लेके इसको चल रहा है और जिस तरह फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर एक हमें बैलेंस नजर आ रहा है, ये बेहतरीन तरीके से चल रही है। ठीक है डॉक्टर साहबा ये भी फरमाइएगा कि ऑयल प्राइसेस में यकीनन आप सबके सामने ही है जो सूरत हाल है कि एकदम इसमें कमी, और इतनी ज़्यादा कमी कि दुनिया ने इससे पहले ये विटनेस नहीं किया है। पाकिस्तान एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री के तौर पे इससे कितना फ़ायदा उठा सकता है? प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख लें, जो हमारी इंडस्ट्री है उससे कितना फ़ायदा उठा सकता है, और जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है, अक्सर ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान में ऑयल की प्राइस इसलिए कम नहीं हो रही कि PSO ने कह दिया है कि हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टॉक मौजूद है, जब वो ख़त्म होगा तो उसके बाद ही हम अगली कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे और फिर प्राइस का इतलाक होगा। हाउ यू सी कि ये इस क्राइसिस में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है बीइंग ए ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री? देखिए, मैं आपको बताऊं, जहां तक ऑयल की प्राइसेस और उसकी इंपोर्ट का ताल्लुक है, ये जो नेगेटिव आपको नजर आया था ये इसलिए क्योंकि फिलहाल जो ऑयल एक्सट्रैक्ट ज्यादा कर लिया गया है और ऑयल की जो उसकी रसद है वो ज्यादा है और तलब ज्यादा नहीं है, तो ये डिमांड एंड सप्लाई का वेरी शॉर्ट टर्म का एक इशू था। और वो ममालिक जिनके पास शायद आई थिंक बहुत ज्यादा स्टोरेज फैसिलिटी हो, वो तो इसका फायदा उठा सकते हैं। दूसरी बात ये याद रखें
कि इन ऑयल प्राइसेस का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि शायद हम सऊदी अरेबिया की जगह दूसरे ममालिक से खरीदना शुरू कर दें। देखिए उसके अंदर फिर डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी आ जाते हैं, तो वो बहुत सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ती हैं। उसका हम डायरेक्ट फायदा राइट नाउ नहीं उठा सकते। दूसरा ये भी सोचिए कि हमारा एनर्जी मिक्स, हम शायद सस्टेनेबल्स की तरफ जा रहे थे, जैसे कि सोलर एनर्जी की तरफ जा रहे थे। मैडम उसका तो पोर्शन बहुत कम है, उसका तो ना होने के मुताबिक है। अभी तो हम ऑयल की बात करें, ऑयल पे थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को थोड़ा आगाह कीजिएगा। देखिए ऑयल की प्राइस का मतलब ये कि हम ये कहें कि जी क्योंकि अमेरिका के अंदर ऑयल की प्राइस जो है वो अब बिल्कुल जो है वो गिर गई है, तो हमें आज से 2 महीने बाद अमेरिका से खरीदना शुरू कर देना चाहिए पेट्रोल। शायद लोगों के जहन में इस तरह की कोई बात आ रही हो, वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसकी वजह अगेन यही है कि जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो अगले 2 महीनों के लिए किए जाते हैं, जो कि हमारे मुल्क में ऑलरेडी किए जा चुके हैं, उसको वापस नहीं किया जा सकता। फिर आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिवर्स करना पड़ेगा, उसका भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए हमें इस वक्त, जैसे मैं आपको पहले भी कह रही थी, इंटरेस्ट रेट के मामले में हमें बहुत सोच समझ के कदम रखने पड़ेंगे, इसलिए क्योंकि हमने अपनी इकोनॉमी को एक सही सिमत में और आहिस्ता आहिस्ता चलाना है। एकदम से फैसले नहीं करने, इन हालात में उनका नुकसान होगा। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, बेशक पाकिस्तान का इक्तिसादी इस्तेकाम जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ है और पूरी दुनिया की तरह हमें भी इस इकोनॉमिक इम्पैक्ट को भुगतना होगा, लेकिन सवाल ये है कि बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री हमें कब तक इसके असरात भुगतना पड़ेंगे? देखिए हमें आईएमएफ ने भी 1.4 बिलियन डॉलर्स का जो दिया है, कर्जा दिया है, बहुत रियायती मराहत के तौर पे दिया है। इसी तरह G20 में हमें जो है वो हमारे कर्जे जो हैं वो रीशेड्यूल किए हैं, ये तकरीबन 2 साल के लिए हैं। और अगर मेरे हिसाब से तो इसको ये जो जितना बड़ा शॉक है, अगर हम अगले साल से भी इसको ओवरकम कर लें और 1 साल बाद तक हम वापस कोशिश करें कि जहां पे हम पहले थे वहां पे आ जाएं। लेकिन पाकिस्तान की हद तक मेरा ये ख्याल है, क्योंकि हमारे मसाइल पहले से चल रहे थे, तो अब जबकि चीजें रिजॉल्व होना शुरू होंगी तो जो हमारे पिछले मसाइल थे वो साथ साथ होपफुली रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नेंस में बहुत बेहतरी आई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा, कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के हवाले से बात करते हैं। 12 बिलियन की हमने इस साल पेमेंट करनी थी, उसमें हमें रियायत मिल गई है टाइम के हवाले से, और इसी तरीके से हमारी जो कैश फ्लोज हैं कुछ और बेहतर भी हो रही हैं, जैसे कि आपने IMF वर्ल्ड बैंक के हवाले से बात की और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मजीद बात भी हो रही है, और शायद हम कुछ और अमाउंट फ्लोट करने में कामयाब हो जाएं। कीपिंग इन व्यू ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज़, हाउ यू सी कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना सस्टेन हम रख सकते हैं, जबकि एक्सपोर्ट का मामला अपनी जगह पे है, फॉरेन रेमिटेंस का मामला अपनी जगह पे है, तो कितना चैलेंजेस भी इसके अंदर आ सकते हैं और कितनी अपॉर्चुनिटीज भी हमारे लिए क्रिएट हो सकती हैं कि हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बेहतर करें, और फिर उससे रुपी का जो वैल्यू है रुपी के ऊपर, थोड़ा उसको भी एक्सप्लेन कीजिएगा कि अब कितना हम बेहतर फील कर सकते हैं कुछ अरसे में कि डॉलर का जो रेट है वो कितना कम हो सकता है मजीद। कि डॉलर रेट अगर इस वक्त हमारा कम हो भी जाए तो उसका क्या फायदा है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स तो दोनों जो है वो उसका एक डाउनवर्ड ट्रेंड हमें नजर आ रहा है। डॉलर को पाकिस्तान में रखने का सिर्फ एक फायदा है, वो ये कि हमारी ताकि जब हम ट्रेडिंग करें, हमारी इंटरनेशनल ट्रेड में हमें कोई मसला ना हो, इसलिए डॉलर को जो है वो रखा जाता है। अभी तो आई थिंक कि मुमालिक अगर अपने उन्हें इनवर्ड देखना पड़ेगा कि उनके अपने इतने ज्यादा मसाइल हैं, अपने लोगों को आपने खाना खिलाना है, उनकी रोजगार को बचाना है, तो एक्सटर्नल ट्रेड तो दुनिया भर के अंदर कम हो रही है। 9 ट्रिलियन डॉलर्स दुनिया की जो इकोनॉमी है वो श्रिंक कर रही है, तो हमें बाहर की तरफ इस वक्त नहीं देखना चाहिए। इस वक्त हमें ये देखना चाहिए कि हमारे लोगों की जरूरियात क्या है और हम उन जरूरियात को अपने वसाइल से किस तरीके से पूरा कर सकते हैं, और ये जो क्राइसिस का टाइम है इसको किस तरीके से गुजार सकते हैं। तो ये याद रखिए कि इस वक्त हमारा जो फोकस है वो डॉलर की प्राइस पे होना ही नहीं चाहिए, इस बात पे होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता हमारे लोग भूख से या इस बीमारी से बहुत ज्यादा नुकसान। इस वक्त हमें उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरीदा साहिबा। डॉक्टर साहब से किरण, जो डॉक्टर साहब ने बात की कि हमें डॉलर रेट के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉलर का बड़ा ताल्लुक है जी हमारी इंपोर्ट्स के साथ भी है, हम पेमेंट्स करते हैं, हमारे कर्ज के साथ भी है। तो इस पर मज़ीद भी किसी दिन बात कर लेंगे कि डॉलर का रैशनलाइज होना, उसकी प्राइस का, उसकी वैल्यू का, PKR का बेहतर होना
कितना ज़रूरी है किसी इकॉनमी के लिए, कितना ज़रूरत है? जी बिल्कुल, अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, अभी जी नहीं है बिल्कुल। हमारे साथ और टेलीफोन लाइन पर, थोड़ी देर में हम एक डॉक्टर को भी पैनल पर लेंगे। जी, डॉक्टर्स की तो यकीनन डॉक्टर्स बहुत के हवाले अहमियत से है। और उसका हवाल दस्ते के तौर पर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, और जितनी उनकी काविशें और कोशिशें, और ख़ास तौर पे जो बात हो रही है कि वैक्सीन के हवाले से काफ़ी लोग तजस्सुस का शिकार हैं कि वैक्सीन जो है उसको सामने आना चाहिए, और इस पे कोई जो दुनिया डेवलप्ड वर्ल्ड है उसकी तरफ सारी डेवलपिंग वर्ल्ड और इवन डेवलप्ड वर्ल्ड के जो लोग हैं वो भी देखने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अमेरिका के वैक्सीन के हवाले से क्या इक़दाम कर पाता है, यूरोप में यूके इस हवाले से क्या इक़दाम कर रहा है। चाइना ने दावा किया है कि उसने 3 किस्म की वैक्सीन के ऊपर काम किया है, अब वो मुख्तलिफ स्टेजेस में है, यानी क्लिनिकल स्टेजेस के अंदर वो इस वक्त जारी है। आतमी तौर पे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता उस पर, पहले किन जानवरों पे टेस्ट होता है और उसके बाद फिर वॉलंटियर्स पे टेस्ट होता है और उसके बाद फिर आतमी तौर पे कहा जा सकता है। लेकिन जो भी वैक्सीन हुमा तैयार की जाएगी उसको बहुत जल्द, यानी ये कहना कि ये पूरी दुनिया के लिए, ये यूनिवर्स के लिए ये कामयाब हो सकती है, यकीनन ये कबल अज़ वक्त ज़रूर होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट को देखा जाता है, बॉडी टाइप को देखा जाता है, उसके साथ उम्र को देखा जाता है, बीमारियों के हवाले से देखा जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसी ने ये दावा किया है कि उसने वैक्सीन दरियाफ्त कर ली है और वो कुछ अफराद के ऊपर कामयाब भी हो गई है, तो ये एक यूनिवर्सल थंब ऑफ रूल की तरह इसको जो है वो हम ले सकते हैं। तो किरण इस हवाले से काफी हद तक खदशात मौजूद हैं। जी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है इस वक्त पल्मोनोलॉजिस्ट हैं यूके से डॉक्टर आफ्ताब साहब, मेडिसिन स्पेशलिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बरतानिया में जो वैक्सीन तैयार कर ली गई है उस हवाले से बताइएगा, उसका किस तरह से टेस्ट होगा, किस पर टेस्ट होगा, कब तक के लिए वो मतलब उसके क्या आगे मकासद हैं? ये जो ट्रायल्स है ना, इसको ट्रायल्स कहते हैं, डिफरेंट वैक्सीन के ट्रायल्स हैं। यानी कि यूके का ट्रायल तो भी जैसे टीवी पे आया है ना, लेकिन ये जो बाकी अमेरिकन ट्रायल्स हैं ये तो बहुत अरसे के चल रहे हैं, फॉर द लास्ट 3-4 वीक्स जो हैं ये चल रहे हैं। लेकिन ये ट्रायल्स हैं, ट्रायल्स का मतलब ये है कि उसमें बाकायदा एक कमेटी बनेगी और कमेटी में वो सिलेक्ट करेंगे कुछ लोग जो बीमार हैं, कुछ लोग जो बीमार नहीं है, उसके बाद फिर ये चीज चलेगी। लेकिन अभी ये जो है ना, ये न्यूज इट इज नॉट ऑथेंटिक कि आपकी वैक्सीन जो है वो वेरीफाई हो गई है और वो बन गई है, ऐसा कुछ नहीं। ये दीज आर ओनली ट्रायल्स, इस चीज को समझें। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि अक्सर बात होती है जब भी वैक्सीन का नाम सामने आता है, किरण एक होप डेवलप होती है, लोग इस हवाले से बड़े पुरुमीद हो जाते हैं कि शायद कोई बात सामने आती है। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए, जिस तरह से आपने पहले भी थोड़ा एक्सप्लेन किया, थोड़ा एक्सप्लेन कर लीजिएगा कि कितनी स्टेजेस होती हैं और एक नॉर्मल वैक्सीन या एवरेज अगर ले लिया जाए टाइम, तो कितना टाइम दरकार होता है उसको कमर्शियलाइज करने में या उसको कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करने में या मैसेज तक पहुंचाने में? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए जो वैक्सीन है ना, जो यानी कि बाय द बुक्स जो अर्लीस्ट वैक्सीन कभी भी किसी चीज के लिए आपने किसी बीमारी के लिए बनाई है ना, इट टेक्स एटलीस्ट 1.5 ईयर, 1.5 साल लग जाता है। जो इसकी वैक्सीन ड्यू है दैट इज इन जुलाई नेक्स्ट ईयर। उसके बाद ऑब्वियसली एक्सलेटेड ट्रायल्स हैं, यानी कि वो जल्दी जल्दी ट्रायल्स करेंगे। वो चीज ऐसी है तो चीजें चेंज हो सकती हैं, लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है कि अभी 1-2 महीने में कोई चीज सामने आ जाएगी, यानी कि बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। और उसके लिए ये है कि जब ट्रायल्स होते हैं ना, तो उसमें पहले तो यानी कि वीवो ट्रायल्स हैं, यानी कि पहले तो वो लोग उसमें लैब्स में और पेटी डिशेस में ही इसको ऐसा ऐसा करते हैं कि वैक्सीन से कैसा कोई वायरस किल हो रहा है कि नहीं हो रहा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फेज 2 ट्रायल्स में जाता है, फिर फेज 3 ट्रायल्स में जाता है। फेज 3 में यानी कि ह्यूमंस होते हैं, लेकिन वो हेल्दी ह्यूमंस होते हैं। फिर उसके बाद फेज, यानी कि इसकी बहुत ज्यादा स्टेजेस हैं, जो कि कम से कम 1 साल से पहले तो इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, लेकिन हमने देखा कि बरतानवी वजीर सेहत जो है उन्होंने तो ये कहा है कि ये वैक्सीन जो है मुकम्मल तौर पर दस्तयाब हो सकेगी सितंबर तक मार्केट में। जी, अगर जो ये जो न्यूज है, ये जो अभी मैं वैसे हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन ये कि एज ऑफ जो मेरी नॉलेज है, जो कि सुबह 8 बजे हमारी रोज मीटिंग्स होती हैं, उसके बाद से लेके यानी कि मेरे पास ये चीज नहीं है, तो मे बी देयर समथिंग जो ब्रेकिंग न्यूज अगर आ रही है जो मुझे नहीं पता, लेकिन यानी कि 12 घंटे में दुनिया चेंज नहीं हो सकती। तो मैं आपको यानी कि खासी फिर इसका मतलब तो ये हुआ डॉक्टर साहब कि फिर तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मजीद जन्म लेंगी
कि अगर अगर एक ट्रेंड के तौर पर 1.5 साल लग सकता है एक वैक्सीन को, तो कैसे कोई मुल्क दावा कर सकता है कि वो ओवरनाइट एक वैक्सीन बना ले और उसके ऊपर ये दावा करे कि ये कामयाब भी हो जाएगी? डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में वो दावा का पता नहीं, मैं उसको देखूंगा न्यूज में क्या आ रहा है, लेकिन ये कि जो हम तो NIH को और जो अमेरिका में NIH है इनको इतना क्लोजली फॉलो कर रहे हैं कि हम लोग ICU कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हर 1 घंटे बाद जो होते हैं हमारे फेलोज वो देख रहे होते हैं कोई रिकमेंडेशन आई कि नहीं आई, बट दिस इज जो मुझे अब तक नहीं पहुंची है, लेकिन मे बी दिस डजंट मीन एनीथिंग। अच्छा, अमेरिका के हवाले से आप डॉक्टर साहब बात कर लेते हैं। अमेरिका में किस हद तक काम हुआ है, क्योंकि मुख्तलिफ वहाँ पे भी थ्योरीज गर्दिश कर रही हैं और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जैसे वो जो एंटी मलेरियल जो वैक्सीन है या दवाई है उस पर उन्होंने काफ़ी हद तक जो है लोगों को कहा कि इसको इस्तेमाल करें, जबकि उनकी जो नेशनल हेल्थ एडवाइज़र हैं इस हवाले से, तो उन्होंने मुख्तलिफ राय इसके हवाले से दी है। तो आप क्या समझते हैं अमेरिका में कितना काम हो रहा है, कंक्रीट तौर पे कितना काम हो रहा है, और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या वहाँ से भी कोई अच्छी खबर हमें कुछ अरसे में मिल सकती है नियर फ्यूचर सर? मेरे ख्याल में जो सबसे ज्यादा काम है सारी दुनिया में हो रहा है, लेकिन अमेरिका में तो ऑब्वियसली हर चीज एक यानी कि अच्छी पेस पे वो लोग करते हैं, तो वो लोग तो काम कर ही रहे हैं। ये बिल गेट्स की जो एसोसिएशन है वो लोग भी काम कर रहे हैं। उनके ट्रायल्स जो हैं जो मिशिगन में, तो डॉक्टर साहब आप हमारे साथ रहिएगा, इस वक्त हमें एक फौरी खबर लेनी है। नाजरीन, इस वक्त आपको बताते चलें कि हमारे साथ कौमी इदारा सेहत के डॉक्टर जनरल मेजर जनरल मोहम्मद आमिर साहब इस वक्त मीडिया टॉक करें, आपको सुनवाते हैं। Everyone participated very actively, and we are extremely grateful that everyone was there on a single call. From the Army side, we have representation in almost all the committees that have been formulated, and Colonel Umar participated. So from the depth of my heart, I'm extremely grateful to all of you. And there are certain people of like Ruth is sitting over here. We have organized a huge number of workshops through Infectious Disease Society of Pakistan over these topics all across the country. So Palitha, extremely grateful to you, to your team, and we would like the things to be much more meaningful. As I say, this is the beginning of yet another journey, and we'll make sure that we have very structured trainings regarding this thing at the national level. And we have collaborators again and partners who are ready to collaborate with us in this regard at the international level. So once again, sir, I'm extremely grateful that you are here out of your very, very busy schedule, and we look forward, inshallah, to providing such things much beyond our capacity. Thank you so much. जी नाज़रीन, कौमी इदारा सेहत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेजर जनरल आमिर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आपसे बराह रास्त शेयर की गई। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। सीनियर सहाफ़ी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर इदारत जुड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोज़नामा मेट्रो वॉच, जिसमें मकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। दौरे जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के साथ भी दस्तयाब है। आज ही अपने हॉकर से इसकी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.metrovatch.com.p। वेलकम बैक टू मेरा घर मेरी जन्नत। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे डॉक्टर आफ्ताब साहब से, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और वैक्सीन के हवाले से दरियाफ्त कर रहे थे। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी 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 बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपने दोबारा हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, हम बात करें अब अमेरिका के हवाले से आप कुछ बात कर रहे थे, बात कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर हम अगला सवाल करते हैं आपसे। अमेरिका में तो वैक्सीन की जो ट्रायल्स हैं वो तो यानी कि 3-4 हफ्ते हो गए हैं। वेन स्टेट है उनकी मिशिगन यूनिवर्सिटी, वो लोग कर रहे थे, हैंडफोर्ड वाले भी कर रहे हैं, लेकिन ट्रायल्स में अभी थोड़ा तो टाइम तो लगता है, लेकिन काम हर जगह हो रहा है। और दूसरा जो आपका सवाल था ना कि जो मेडिकेशन है, जो मलेरिया की मेडिकेशन है, वो यूज करने का सवाल है कि नहीं। देखिए इस वक्त जो है ना अमेरिका के जितने हॉस्पिटल्स हैं ना, उनकी जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनकी अगर आप गाइडलाइंस उठाएं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस कोविड-19, तो उसमें ये को पहला जुमला वो यही कहते हैं कि अभी तक जो है ना कोई उसकी दवाई नहीं है, लेकिन जो है वो इनडायरेक्ट एविडेंस है और ये दवाइयां हैं, लेकिन नोबडी सेज कि आपने क्या दवाई यूज करनी है, क्या नहीं यूज करनी है। आपने देखना है कि पेशेंट कैसा है, उसके सिम्टम कैसे है, उसके मुताबिक उस दवाई को यूज करना है।
अलबत्ता उन्होंने ये जरूर कहा है कि जितनी भी दवाइयां उन्होंने दी भी है ना 1 2 3 4 5, उसको अगर आप ट्रायल्स करना चाहती हैं तो सब कर सकते हैं। ट्रायल्स का मतलब ये है कि आप उसको ट्रायल बेसिस पे दे दें। तो ये आपकी वो ट्रीटमेंट के हिसाब से, तो ये जो आपने सवाल किया था कि मलेरिया की दवाई जो है वहाँ आप हॉस्पिटल कर रहे हैं, बल्कि अक्सर हॉस्पिटल कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक सवाल करना चाहूंगी डॉक्टर साहब। नहीं होगा ये अभी कब वक्त में। ठीक है, एक सवाल करना चाहूंगी, जो अमेरिका में इजाजत दे दी गई है प्लाज्मा के थ्रू इलाज की, वो किस हद तक कामयाब जा रहा है? उनके भी ट्रायल्स अभी आ रहे हैं, यानी ट्रायल्स अभी शुरू की उन्होंने जॉन हॉपकिंस से, यानी कि वो उसका रिजल्ट अपना देंगे तो उसके बाद फिर आपको उसका आइडिया होगा। तो डॉक्टर साहब उन्होंने अपना होमवर्क पूरा किया हुआ है। ठीक है डॉक्टर साहब, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। पाकिस्तान में तो इस पे काम हो चुका है और कई केसेस सामने भी आए हैं। तो ये फरमाइएगा कि प्लाज्मा के हवाले से ये कहा जाता है कि जिस शख्स से ये ट्रांसफर किया जाता है दूसरे शख्स को, तो उसकी अपनी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इसमें कितनी हकीकत है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो जो बिल्कुल वीक नहीं होती, क्योंकि उसमें तो आपने यानी कि ब्लड लेना, ब्लड से ही आपका प्लाज्मा निकलता है। और ये वो पेशेंट है जिनको कोविड-19 हो चुका है और रिकवर हो चुके हैं, और एक आदमी से 2 से 3 लोग का जो बन सकता है प्लाज्मा, इससे कोई वीकनेस नहीं होती। बिल्कुल वही चीज है जैसे कोई कह के खून देने से वीकनेस होती है, और ये बिल्कुल मिथ है। इससे अच्छा डॉक्टर साहब, वन मोर थिंग बिफोर हम आपसे खुदाफिज कहें, फरमाइएगा आजकल किरण पोलन एलर्जी का भी इशू है और इस्लामाबाद में खासा सारा है। अब लोग काफी कंफ्यूज होते हैं, जैसे सांस की किसी को बीमारी है, दमे का किसी को मसला है, या और एलर्जी का कोई इशू है, तो वो मिक्सअप भी करते हैं और वो ज्यादा कंफ्यूजन में चले जाते हैं और साइकोलॉजिकली भी काफी डिप्रेस होते हैं। तो कैसे तखसीस किया जाए इसमें आपस में? इस $1 मिलियन क्वेश्चन पर अच्छा सवाल किया आपने। ये प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आजकल इस्लामाबाद में ओपीडी भी बंद है। आपको पता है ना इस चीज का, कि हम लोग भी जो टेली मेडिसिन कर रहे हैं, आप मरीज को फिजिकली देख नहीं सकते। तो उसमें जो उसके सिम्टम्स है ना, यानी कि जो उसमें जो दमे का मरीज है, सांस उसको भी फूलेगी, उसको खांसी भी होगी। लेकिन जो कोविड-19 है ना, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है फीवर, बुखार। ठीक है ना, जब भी आप देखेंगे कि मार्केट्स में या कहीं पे भी वो पहले फीवर को चेक कर रहे होते हैं, कि फीवर उसमें 80% लोगों में फीवर होता है। ओके, सही। तो अगर आपको फीवर हो रहा है और साथ अगर आपको खांसी हो रही है और गले में दर्द है, तो ऑब्वियसली वो रेड फ्लैग तो है कि कोविड है कि नहीं है। वो करीबी डॉक्टर साहब से आप मिल सकती हैं। लेकिन जो एजमा में पर से बुखार नहीं होता, जो पोलन के पेशेंट्स होते हैं उनको बुखार नहीं होता, कभी कभी वायरस इन्फेक्शन साथ हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम एजमा के पेशेंट्स होंगे, उनको खांसी भी होगी, बलगम भी होगी, सांस भी होगा, लेकिन फीवर नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हम सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि अगर किसी शख्स को सिर्फ सांस का मसला है और बाकी अलामात नहीं है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो एलर्जी हो सकती है, वो अस्थमा का इशू हो सकता है। वेरी शॉर्टली एक और सवाल है मेरा, उसको भी साथ ही काइंडली आंसर कर दीजिएगा कि क्या एक दफा जो बंदा इन्फेक्टेड हो चुका है कोरोना वायरस से, दोबारा क्या चांसेस हैं कि वो दोबारा भी इन्फेक्ट हो सकता है? जी हाँ, इसका भी जो जवाब है ना, ये अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं आया है, क्योंकि कोरिया में और वुहान में भी कुछ ऐसे पेशेंट आए हैं जिनको कि कोविड-19 हो गया था और उसके बाद दोबारा से उनमें, लेकिन ये भी 4-5 केसेस हैं। सो नोबडी नोज कि आईजीजी एंटीबॉडीज है उसमें कितनी रेजिस्टेंस आती, कितनी नहीं आती, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। ये भी जवाब अभी किसी के पास। ठीक, डॉक्टर आफ्ताब बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल के साथ, और आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चंस के जो है वो आंसर दिए हैं। और ख़ासतौर पे डॉक्टर साहब जिसने बता रहे थे ये जो एस्थमा का और कोविड-19 को लोग मिक्सअप कर रहे हैं, और काफ़ी इस हवाले से परेशानी भी लाख है कि क्या ये कोविड-19 तो नहीं है। उसमें उन्होंने बड़ा इसको एलैबोरेट किया कि जिससे बुखार का मसला है, बुखार क्योंकि 80% लोगों में कॉमन पाया जाता है, तो उस पर ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। जिसको बुखार के साथ साथ सांस का इशू भी है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। खांसी का मसला भी है कि कोविड-19 पॉजिटिव है वो, लेकिन वो भी आप टेस्ट के बाद मजीद आगाह कर सकते हैं। बिल्कुल सही यासिर, इस पर हम बात करते रहेंगे और कर रहे हैं। इस वक्त नाजरीन हम लाइव